देखिए, एक चीज बताओ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्या फर्क है? ये यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब ये प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, उस दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो इंटरव्यू देने आ रहे थे, उनसे पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या फर्क सर, कॉन्स्टिट्यूशन में मूल कॉन्स्टिट्यूशन आता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो न्यायालय द्वारा निर्वाचन किया जाता है वो, और इसके कॉन्स्टिट्यूशन और न्यायालय द्वारा किया गया निर्वाचन दोनों शामिल है। है? सर, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो मूल कॉन्स्टिट्यूशन आता है। हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जो न्यायालय द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्वचन किया गया है वो मूल संविधान और संविधान संशोधन तीनों शामिल हो जाते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब है जो बेयर एक्ट है ना, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, 1950 का, 1950 के भारत के संविधान का जो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। और उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेवलप हो करके क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया। और कैसे डेवलप हुआ? तो आर्टिकल 21 कितना है? कितनी लाइन का है? आर्टिकल 21 कितनी लाइन का है? 2 लाइन का। और उसका इंटरप्रिटेशन 2 पेज का। आगे बात समझ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो है। और जो लॉ डेवलप हुई, किसके माध्यम से? इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अरे ये सब मिला करके क्या बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। है ना? तो ज्यादातर आप देखना, जो भी सिलेबस आता है ना जुडिशरी के एग्जामों का, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं देते, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देते हैं। आगे बात समझ। उसका रीजन ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देते हैं। है ना? ठीक है सुंदर जी, बहुत अच्छा जवाब आपका। फिर उसके बाद में देखिए, अपन कहाँ थे? आर्टिकल 14 थे। आर्टिकल 14 में हम दो बातें सीखी। ठीक। पहला क्या सीखा? कि भाई यहाँ पर दो वाक्यांश दिए हुए हैं, है ना? एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। पहला एक्सप्रेशंस क्या कह रहा है? क्या? इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉज, है ना? बिफोर द लॉज, है ना? यानी कानून के समक्ष क्षमता। फिर बीच में हमने क्या बनाया? और। क्या ऑप्शन डाला? और। ये ध्यान रखना, एंड नहीं है। यह वर्ड क्या यूज हुआ है? और यूज हुआ है। और ये क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ, यानी कानून का इक्वल प्रोटेक्शन। ठीक। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कहता है चाहे गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब समान, राजा हो, प्रजा हो। ये क्लासिफिकेशन की परमिशन हमारे को नहीं देता। ये क्लासिफिकेशन की परमिशन नहीं देता। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, समान के साथ समान व्यवहार। इक्वलिटी बिफोर लॉ कब लागू कर सकते हैं? जब सभी व्यक्ति समान हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर समान नहीं थे, इसलिए हमने ऑप्शन में क्या लिया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ। हमने क्या लिया? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहां तक हमारा समझ में आ गया था।
अब उसके बाद में क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशंस के क्या प्रिंसिपल है, कैसे क्लासिफिकेशन करना चाहिए। ये अब ये क्या कह रहा है, परमिशन दे रहा है, किस चीज की दे रहा है, यानी वर्गीकरण की क्या कर रहा है, अनुमति दे रहा है। कौन से वाला प्रिंसिपल, सेकंड। तभी तो हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव प्रिंसिपल है, वो नेगेटिव पोजिशन, यानी ये सकारात्मक है, वो नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब कि वो परमिशन नहीं देता, ये परमिशन देता है। इसलिए हमने ये सिद्धांत तो कर दिया क्या, होल्ड, और ये करना शुरू कर दिया फॉलो, कि जिस दिन ये इक्वल हो जाएंगे तब ये आ जाएगा, तब तक हम इससे काम चलाते हैं। इसलिए इस प्रिंसिपल ने हमारे को परमिशन दी कि आप क्लासिफिकेशन करो और लोगों को बराबर करो, कि यानी इक्वल के साथ आप इक्वल ट्रीटमेंट करो। ठीक। अब आर्टिकल 14 से कुछ क्वेश्चन अराइज। पहला, इसमें जो प्रोटेक्शन दिया हुआ है वो किसको दिया हुआ है, प्रोटेक्शन किसको दिया हुआ है, व्यक्ति, पर्सन को क्या दिया हुआ है, प्रोटेक्शन दिया हुआ है, किसमें, आर्टिकल 14, सीधी सी बात। अब क्वेश्चन ये है कि ये पर्सन का मतलब, पहली चीज तो सिटीजन और नॉन सिटीजन, यानी आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, उसको बोलते हैं हम, एक तो अगर लिविंग पर्सन है ना, और एक होता है लीगल पर्सन। समझ गए, दो प्रकार के व्यक्ति, एक तो लाइव पर्सन और एक लीगल पर्सन। लाइव पर्सन का मतलब जो जिंदा है उस व्यक्ति की बात है ना, किसको, जो जिंदा है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइव, और इसको लीगल पर्सन का मतलब होता है कि वो जो संस्था इंस्टीट्यूशन है उनको पर्सन बनाया जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं क्या हूं, पीओ एसीजेम टू जयपुर मेट्रो पढ़ता। ठीक, ये तो क्या है, लीगल पर्सन। और लाइव पर्सन मैं कौन हूं, अगर मैं घर पे गलती करता हूं तो कौन लाइबल है, और ऑफिस में गलती करता हूं तो कौन अभी लाइबल है, पीओ, ऑफिस वाले नहीं, पीओ एसीजेम दो लाइबल है, मैं नहीं, कौन है, पीओ एसीजेम दोनों। आगे बात समझ। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि इस प्रकार लीगल पर्सनालिटी आप किसे कहेंगे, लीगल पर्सनालिटी किसे कहेंगे, लीगल पर्सनालिटी के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक तो इसकी सील होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सील, मुद्रा। आगे बात समझ, आज ये सील बनी हुई है इस प्रकार की, इस पे मेरे साइन होते हैं, कल को मेरा ट्रांसफर हो गया तो दूसरा साइन करेगा। तो पहली चीज तो कि लीगल पर्सनालिटी की पहली शर्त है सील, और दूसरा है शाश्वत उत्तराधिकार, सक्सेशन। ठीक, यानी ये मोहर है, आज मैं हूं तो मैं यूज कर रहा हूं, मेरा ट्रांसफर हो गया, मेरा उत्तरवर्ती यूज करेगा, उसका हो गया, उसका उत्तरवर्ती यूज करेगा। तो ये तो हो गया लीगल पर्सनैलिटी, और ये हो गया लिविंग पर्सन। दोनों में सर अंतर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आर्टिकल 14 में लीगल पर्सनैलिटी इंक्लूड है या नहीं। तो लीगल पर्सनैलिटी इंक्लूड है या नहीं,
तो एक केस आया, केस का नाम था चिरंजी लाल, चिरंजीत लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। चिरंजीत लाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1951। एक बात बताओ, राजस्थान रोडवेज का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा गांठे में चल रहा है। जब भी वार्षिक बजट आता है तो क्या आता है कि राजस्थान रोडवेज का बजट क्या है, गांठे में। पता नहीं क्यों चल रहा है। प्राइवेट वाले कम किराया रखते हैं तब भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। रोडवेज बसें खाली भी नहीं जाती हैं, फिर भी रोडवेज का हालत किसकी तरह है? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यही था कि उसके जो भी अधिकारी वगैरह थे वो सब पैसे वाले थे। यानी यहाँ से जो नौकरी करके इंग्लैंड चला गया ना, वो फिर पैसे वाला हो जाता तो उसको ब्लू ब्लड बोलने लग जाते, शाही परिवार हो जाता था। लेकिन कंपनी घाटे में चलती। ऐसी हालत किसकी हो रही है उसकी? राजस्थान रोडवेज की। तो राजस्थान रोडवेज को हम घाटे में क्यों चला रहे? बंद कर दो। मध्य प्रदेश में बंद कर दिया, मध्य प्रदेश में नहीं है रोडवेज। नहीं, पहले बिजली विभाग भी घाटे में जाता था। आज भी यही कहते हैं घाटे में जा रहे हैं। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में बेच रहे हैं, फिर भी हम ये कहते हैं घाटे में जा रहे हैं सर। तो चिरंजीत लाल के केस में भी यही बात हुई। ये एक सरकारी कंपनी थी, उस सरकारी कंपनी को बंद कर दिया। बंद करने के बाद हजारों मजदूर बेरोजगार। नहीं, अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि भाई गाठे में कौन चलाएगा? भाई प्राइवेट व्यक्ति तो नहीं चलाएगा। तो इन्होंने कहा कि भाई सरकार इस कंपनी को चला सकती है। अभी घाटा है, बाद में हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इतने लोगों के हितों के लिए सरकार को ये कंपनी टेक ओवर करके और चलानी चाहिए। इसके लिए रेट लगे। फिर उन लोगों की परिस्थितियां, ये सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार इस कंपनी को चला लेना चाहिए। सरकार ने भी ये डिसीजन लिया कि इस कंपनी को, राजस्थान रोडवेज को चला लेना चाहिए। जैसे चला रहे घाटे में भी हम, क्योंकि इसमें कर्मचारियों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई इस प्रकार की ये एक ही कंपनी थोड़ी है। फिर तो सरकार सारी कंपनियों को क्या करे, चलो, जो भी घाटे में जा रही है, बंद हो रही है, उसको सरकार ही चलाए। फिर इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, हमारी इतने संसाधन नहीं है कि हम हर छोटी मोटी कंपनी को चलाएं। लेकिन इस कंपनी के बंद होने से एक मास एरिया पे इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत बड़ी भीड़ को क्या पड़ रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है। तो कहता है कि क्लासिफिकेशन जब आप कर रहे हो तो उसमें आर्टिकल 14 में जो ये वर्ड है, कौन सा? पर्सन। इसमें लीगल पर्सन भी क्या है? इंक्लूड। तो सुप्रीम कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आर्टिकल 14 में लीगल पर्सनालिटी भी इंक्लूड है क्या? आगे बात समझ में, अगर आपसे पूछा जाए तो लीगल पर्सनालिटी आर्टिकल 14 में क्या है? इंक्लूड है। कौन से केस में कहा? चिरंजीव। ठीक। फिर क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन है वो सही है या गलत? भाई आप केवल एक कंपनी को बेनिफिट दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो?
ठीक है। फिर एक पर्सन आया, क्वेश्चन आया कि क्या केवल एक पर्सन भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं क्या? केवल एक कंपनी को क्लासिफिकेशन का आधार बनाया जा सकता है क्या? तो भाई केवल एक कंपनी को आप क्या कर रहे हो, बाकी सबसे क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो। तो एक कंपनी को बाकी सबसे क्या कर रहे हो, अलग। तो क्या ये आधार हो सकता है? नहीं। तो ये जब क्वेश्चन अराइज हुआ कहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि सिंगल व्यक्ति भी क्लासिफिकेशन का क्या हो सकता है, आधार हो सकता है। और साथ में एक प्रिंसिपल दिया। प्रिंसिपल क्या कहता है कि आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन की अनुमति देता है। आर्टिकल 14 क्या करता है, परमिट करता है। क्या करता है, आर्टिकल 14 परमिट्स क्लासिफिकेशन। यानी आर्टिकल 14 अनुमति देता है किस चीज की, वर्गीकरण की। लेकिन ये मना करता है कि आप इस प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन नहीं करोगे कि केवल एक कैटेगरी या वर्ग को ही क्या मिले, उसका बेनिफिट करें। तो ये कहता है लेकिन आप किसी वर्ग विधान को मना करता है, यानी अनुमति देता है लेकिन क्या करता है, वर्ग विधान को, यानी प्रोहेबिट किसको, क्लास लेजिस्लेशन। यानी सिंगल, यानी वर्ग विधान को अनुमति नहीं देता। यानी केवल किसी एक व्यक्ति के बेनिफिट के लिए आप कानून बना रहे हो, कुछ ऐसा बना रहे हो कि केवल एक वर्ग को फायदा पहुंच रहा है और दूसरे वर्ग को बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी हम आर्टिकल 14 किसकी परमिट दे रहा है, कहां से दे रहा है, उससे इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से दे रहा है। लेकिन आप प्रोहिबिट कर रहा है किस चीज को, क्लास लेजिस्लेशन। चलिए प्रोहिबिट्स कर रहा है। फिर उसके बाद में यही बात किसमें गई, सुप्रीम कोर्ट ने 2051 में, वही सी में, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एफ डी बलसारा, सॉरी एफ एन बलसारा, सॉरी स्टेट ऑफ वेस्ट बॉम्बे, सॉरी स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफ एन बलसारा, स्टेट ऑफ भाई वर्सेस एफ एन बलसारा, ए आई आर 1951 सुप्रीम कोर्ट। इन दो केसों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात की, केवल एक व्यक्ति भी क्लासिक का भी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। दूसरी बात कि ये वर्ग विधान की अनुमति नहीं देता, केवल वर्गीकरण की अनुमति देता है। ठीक। और तीसरा सिद्धांत कि ये लीगल पर्सनैलिटी पर भी आर्टिकल 14 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आगे बात समझ, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि कौन से केस में ये कहा गया कि आर्टिकल 14 वर्गीकरण की अनुमति देता है लेकिन वर्ग विधान को निषेध करता है। सबसे पहले जो केस था कौन सा, चिरंजीत लाल शाहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस। फिर यही फॉलो किसमें किया, बलसारा के अंतर्गत किया। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए? रीजन है, सॉरी, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 किसके लिए कह रहा है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन, युक्ति युक्त वर्गीकरण की बात कर रहा है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन की बात करता है। अब क्राइटेरिया ये था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, भाई आप कैसे बांटोगे? नहीं, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल इन्होंने कहा कि आप क्लासिफिकेशन कीजिए कि आर्टिकल 14 क्या करता है, केवल फोरबिड्स करता है किसको? क्लास लेजिस्लेशन, लेकिन साथ ही परमिट करता है क्या? नोट फोरबिड, किस चीज को? क्लासिफिकेशन को, कि आप क्लासिफिकेशन की अनुमति देते हैं। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण केस है वो दो केस है ना? एक तो है कौन सा? काठी कैनिंग वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र 1952 का। लिख लीजिए कि क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या होगा, कि क्लासिफिकेशन, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, है ना? क्या? टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? इसके लिए जो सिद्धांत दिया वो कहां दिया? काठी कैनिंग्स वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र 1958 सुप्रीम कोर्ट, सॉरी 52, 1958, 52, सॉरी 1952 सुप्रीम कोर्ट के काठी कैनिंग्स वर्सेस स्टेट ऑफ सौराष्ट्र। लेकिन जो मेनली इसका सिद्धांत आया था, ठीक, जब आप मेंस का पेपर देने जाते हो तब ये कहते हैं कि एक सिद्धांत आया था, न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। ये प्रिंसिपल क्या है? और ट्रेडिशनल प्रिंसिपल क्या था जो आर के डालमिया के केस में दिया हुआ? आर के डालमिया का किस सिद्धांत किससे संबंधित है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन से। तो आपसे पूछ लेते हैं, तो ये तो मैन था, फर्स्ट केस था, और जो मैन केस था जिसमें बेसिक प्रिंसिपल आए वो केस कौन सा था? आर के डालमिया। ये बहुत पूछा जाता है ना? ये तो इसमें तो 1952 में आया था, फिर वो केस था आर के डाल मिया वर्सेज जस्टिस टेंडुलकर, AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट, 1958 का केस है। आर के डालमिया वर्सेज जस्टिस तेंदुलकर के केस, यानी क्लासिफिकेशन का जो आधार दिया वो क्या दिया? इन्होंने कहा कि जो वर्गीकरण आप कर रहे हो उसका जो डिफरेंसिया है, यानी अंतरक है, वो रीजनेबल होना चाहिए, युक्ति युक्त अंतरक होना चाहिए। और जिस ऑब्जेक्ट के लिए, उद्देश्य के लिए आप अंतर कर रहे हो, उन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। किसमें कहा? काठी के नहीं, लेकिन बेसिक सिद्धांत किस में आया? आर के डाल में। काठी कैनिंग भूल जाओगे, बात चल जाएगी, लेकिन आर के डीआर में ट्रेडिशनल रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण केस है। आगे बात समझ में है ना? ये क्या कह रहा है कि आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 क्या करता है? आर्टिकल 14
forbids class legislation. यानी वर्ग विधान को क्या करता है, निषेध करता है। कौन सा केस कह रहा है, डालमिया, ट्रेडिशनल है ना, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। बट it is not forbids reasonable classification, बल क्लासिफिकेशन, कि ये किसकी, वर्ग विधान को तो मना करता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने से आपको मना नहीं कर रहा, युक्ति युक्त वर्गीकरण करने से नहीं कर रहा। और ये क्लासिफिकेशंस किसका हो सकता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्संस, व्यक्तियों का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, और ट्रांजैक्शंस का भी हो सकता है। पर्संस, ऑब्जेक्ट्स और ट्रांजैक्शंस बाय लेजिस्लेशन, यानी विधायिका द्वारा व्यक्ति, वस्तु और सब व्यवहार के बीच में किया गया क्लासिफिकेशन युक्ति युक्त है तो अनुमति देता है। फिर इन्होंने कहा कि जो क्लासिफिकेशन है, आर्बिट्री मानते हो, अराजक, आर्बिट्रेटरी क्या होता है, आर्बिट्रेटरी का मतलब होता है कि जो मेरे को पसंद है ना वही कानून बने। और इतिहास यही रहा है कि जिसके पास सत्ता रही है ना, नियम वही बनाता है। तो इन्होंने कहा कि जो क्लासिफिकेशन आप करें वो आर्बिट्रेटरी नहीं होनी चाहिए, अराजकता वाले नहीं होने चाहिए। नहीं कि लोगों के बीच में अराजकता, अराजकता आप समझते हो क्या होता है, कई बार होता है ना कि कुछ आदमी केवल जिद पे अड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, पूरी दुनिया को गलत लग रहा है लेकिन वो नहीं ऐसा ही होगा, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेट। आगे बात समझ। एक बार क्या हुआ कि एक पुराने जो से राजा थे, इनको कोई चीज पसंद आ गई तो ठीक है नहीं कर दो सर क्लब, ये क्या था, आज वो है कौन, किम जोंग। अब एक बात बताओ, सेना का वो सेनापति सो गया, आई जाती है नींद, वो भाषण दे रहा है, जैसे हमारी भी ट्रेंडिंग होती है, तो दोपहर के बाद सो ही जाते हैं, नहीं ले रो मार दो, वो कहा साला मैं बोल रहा हूँ ये सो रहा है। ये क्या है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटरीनेस, यानी अराजकता, कि जो भी करूंगा मैं करूंगा। कई बार क्या होता है कि जो नए नए पैसे वाले बनते हैं ना, उनमें घमंड आ जाता है, और उस घमंड की वजह से उन्हें सही और गलत का फैसला ही नहीं होता। वो सोचते हैं मैं पैसे वाला हूँ, फैसला मैं करूंगा, जिल्ले लाई करेंगे। तो ये जो जिल्ले लाई वाले फीलिंग है ना, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। तो इन्होंने कहा कि जो क्लासिफिकेशन होगा, बट क्लासिफिकेशन मस्ट नोट, कि क्लासिफिकेशन कैसा नहीं होना चाहिए। पहला इन्होंने कहा आरबी अराजकता वाला नहीं होना चाहिए, दूसरा बनावटी नहीं होना चाहिए,
आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा कि कपट पूर्वक नहीं होना चाहिए, कि ये जो है वो कपट पूर्वक नहीं होना चाहिए, इवासिव। क्लासिफिकेशन करो। देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान रखना, आर्टिकल 14 एक बार समझ में आ गया ना, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और सारे केस लो आराम से समझ में आएंगे, है ना। क्या कह रहा है आर्टिकल, ये परमिशन देता है किसकी, क्लास लेजिस्लेशन की परमिशन नहीं देता। किसकी परमिशन देता है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन। वो किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन का भी हो सकता है ना। जो किसके द्वारा, लेजिस्लेशन के द्वारा किए गए हैं उनका हो सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि लेकिन जो क्लासिफिकेशन कर रहे हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति अराजकता की स्थिति में आ जाए कि मैं सर्वोत्तम। दूसरा आर्टिफिशियल और इवासिव, यानी कपट पूर्वक नहीं होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए, अब तक तो क्या हुआ सर, गए क्या? और बताओ कैसे हैं आप, कहाँ चले गए थे? अब ठीक है, फिर सभी को पिला दो। अब पिलो बेटा पिलो, ले लो। फिर कहाँ था, अब क्वेश्चन था कि क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन जो आप करोगे उसके लिए दो कंडीशंस को फिलफिल करना जरूरी है। क्लासिफिकेशन के लिए, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के लिए क्या जरूरी है, दो कंडीशंस को फॉलो करना, फुलफिल करना जरूरी है। यानी दो शर्तों का पालन होना जरूरी है। तो पहला कि यानी क्लासिफिकेशन के लिए क्या होना जरूरी है, टू कंडीशन, यानी दो शर्तों का पूरा होना जरूरी। पहला कि जो वर्गीकरण है वो बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए, कि क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण किस पे, इंटेलिजेबल डिफरेंटिया पर आधारित होना चाहिए, बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए। क्लासिफिकेशन टू बी रीजनेबल classification to be reasonable sorry must be, classification must be reasonable, founded on intelligible इंटेलिजेबल डिफरेंटिया कि बोधगम्य अंतरक पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। और जो लेजिस्लेशन का क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये जो अंतरक है
इसके बीच में संबंध होना जरूरी है। ये दो क्राइटेरिया बताया है ना, कि पहला तो क्लासिफिकेशन बोधगम्य अंतरक पर, इंटेलिजेबल डिफरेंटिया पर आधारित होना चाहिए, और इनके बीच में क्या होना चाहिए, रीजनेबल। कि द डिफरेंटिया मस्ट हैव ए, मस्ट हैव ए क्या, रिलेशनल टू ऑब्जेक्ट्स ऑन, यानी उसके उद्देश्य के बीच में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। मस्ट हैव ए रिलेशन विथ ऑब्जेक्ट, यानी उसके बीच में इसका क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। भैया भाई, हम दो व्यक्तियों के बीच में कानून का अंतर कर रहे हैं। सपोज करो कि जिस दिन हम आजाद हुए, हमारे समाज में एक उच्च वर्ग था और एक दलित वर्ग था। ठीक, फिर हमने आरक्षण किसे दिया, क्यों, उत्थान के लिए, बराबरी के लिए। तो हमने किन दो वर्गों का अंतरण किया और किस लिए किया, इसलिए फिर हमने आरक्षण दिया। तो आरक्षण का उद्देश्य समझ में आया कि भाई हमने इनका अंतर किया, और इसलिए किया कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि समाज के दोनों वर्ग क्या हों, इक्वल। तो दोनों वर्ग क्या हों, इक्वल हो, बोधगम्य अंतरक पर क्या होने चाहिए, आधारित होने चाहिए। आगे बात समझ, इसको बोलते हैं क्या, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत। कौन से केस में है, आर के डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर 1958, सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, जब मैथ्स लिखने जाते हो तो नाम से देता है कि आर के डालमिया में दिए गए क्षमता के सिद्धांत को समझाते हुए ये बताइए कि ये कहां तक किसके, न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है। आगे बात समझ में, तो ये ध्यान रखना, आर्टिकल 14 का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत और महत्वपूर्ण केस है आर के डालमिया वर्सेस स्टेट ऑफ जस्टिस तेंदुलकर। समझ, फिर क्या हुआ कि 1974 में पीएन भगवती थी जस्टिस, जस्टिस पीएन भगवती ने ये कहा कि ये जो क्लासिफिकेशन का आधार है, ये दो चीजें, क्या, कि पहला कि अंतरण करो तो इंटेलिजेबल डिफरेंटिया पर आधारित, बोधगम्य अंतरक पर आधारित। ठीक है भाई, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इनके बीच में रिलेशन। तो उन्होंने कहा कि यार ये हर जगह फिट हो जरूरी थोड़ी है। तो इन्होंने कहा कि मैं इस केस में न्यू कंसेप्ट देता हूं। तो उन्होंने केस डिसाइड किया ईपी रोयप्पा का, ये आरजेस मेंस में आया हुआ है, न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विलिटी, है ना, ईपी रोयप्पा। पहले समझो, देखो समझो, लिखा हुआ तो सब कुछ है। इस ईपी रोयप्पा के केस में जस्टिस पीएन भगवती ने एक बात की, वो कहा कि भाई हम इक्विलिटी को बांध करके नहीं रख सकते, कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का जो सिद्धांत है, हम केवल उस सिद्धांत पर बांध के नहीं रख सकते। इसलिए हमारे को क्या जरूरत है,
नए कंसेप्ट की जरूरत है, तो उन्होंने एक न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी दी। और इन्होंने न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी में केवल इतनी बात कही कि हम ट्रेडिशनल से उसको बांध के नहीं रख सकते। साथ में इन्होंने ये कहा कि केवल क्षमता का मतलब इतना है कि जहां पर भी आर्बिट्रेटरी नेस है वहां इक्वलिटी नहीं है, और जहां आर्बिट्रेटरी नेस नहीं है वहां इक्वलिटी है। आगे बात समझ, यानी जिस काम में लगे कि मैं सब कुछ हूं, वहां तो इक्वलिटी, तो वो भाई साहब ही सब कुछ है, तो फिर और तो इक्वल काम है। लेकिन जहां पर कोई आदमी ऐसा नहीं है कि मैं इक्वल हूं, मैं क्या हूं, सुप्रीम हूं, वहां इक्वलिटी। तो वो कहते हैं हम उस पुराने सिद्धांतों पे नहीं चल सकते, तो उस सिद्धांत को हमें क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। फिर 1978 में उसका केस है, किसका, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में भी दोबारा से इसको कंसेप्ट को क्या किया गया, फॉलो किया गया। उन्होंने उसमें भी यही कहा कि भाई एक बात बताओ, मेनका गांधी का केस क्या था, मेनका गांधी का केस क्या था। देखो मेनका गांधी का केस ये था कि मेनका गांधी जा रही थी विदेश। देखो आप मानो ना मानो, मेनका गांधी का सबसे बड़ा योगदान तो ये है कि जानवरों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है ना, काफी हद तक बंद हो गए, उसकी जागरूकता की वजह से। पहले सर्कस में बेचारों को पेल रहे थे, हर जगह पेल रहे थे, वहां बंद हो गए। दूसरा, सार्वजनिक स्थान पे मारना पीटना जानवरों को उसने बहुत किया है, इस चीज में नो डाउट। तो मेनका गांधी सेमिनार लेने के लिए बाहर जा रही थी, ठीक। तो जब एयरपोर्ट पे उतरी तो पासपोर्ट अथॉरिटी से व्यक्ति आए और उन्होंने उनसे कहा कि मैडम आपका पासपोर्ट क्या हो गया है, सीज हो गया है, आप विदेश नहीं जा सकते। तो मेनका गांधी ने कहा कि ये बताओ क्यों। तो कहा सब जो लो बना हो ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि पासपोर्ट अथॉरिटी जिसके पास में है, वो जिसका चाहे ना जब्त कर सकता है और उसको जवाब देने की जरूरत है, ठीक। अब जब ये केस आया तब वो जस्टिस भगवती थे, उन्होंने कहा ला पुराना सिद्धांत लागू करो इस पे क्लासिफिकेशन। बौद्ध गम में अंतरक पर आधारित होना चाहिए, यानी कि अथॉरिटी को सुप्रीम बना दिया यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में हम पुराना सिद्धांत लागू नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या है, मनमानापन है, किसका, अथॉरिटी का। वो चाहे जिसका कर दे, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं कि क्यों जब्त कर दिया। तो वो कहता है कि जहां मनमानापन है वहां इक्वलिटी नहीं है, ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हमारा सिद्धांत तो। आगे बात, फिर उन्होंने कहा ठीक है भाई और बताओ। फिर उसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत है कौन सा, फिर नेक्स्ट किस्तान फिर इसी प्रकार का आया, एयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस है, नहीं, सेट्टी वर्सेस आर डी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल, ठीक, 79 में जस्टिस पी एन भगवती ने। फिर बाद में क्या हुआ कि इन दोनों सिद्धांतों की लड़ाई हुई, इन दोनों सिद्धांतों की क्या हुई, लड़ाई हुई। कई जज ये कह रहे थे कि सर ट्रेडिशनल ठीक है, कुछ ये कह रहे थे कि न्यू कंसेप्ट ठीक है। बाद में क्या हुआ कि न्यू कंसेप्ट को वो कहा अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को एक साइड कर दें। मेनली तो हमें क्या करना पड़ेगा,
ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन, और जहां ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से नहीं हो पा रहा क्लासिफिकेशन से, वहां हम न्यू कंसेप्ट के अनुसार कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो इन दोनों का जो विरोधाभास हुआ वो अपन कल डिस्कस करेंगे। आगे बात समझ में? न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्विटी और रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी, कल इन दोनों को करके, और फिर जो मेन केस है जिसमें क्लासिफिकेशन किया गया था कौन सा रीजनेबल रहा नहीं रहा अपनी परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से, फिर उनको अपन क्लास में आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, और 5 मिनट बाद में अपन BNSS करते हैं, है ना? पर लिंक भेजता हूँ।